स्टूडेंट, आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और दूसरे वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराना होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक या अपने मेंबर्स को कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस या पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, पब्लिक हॉस्पिटल है, लिटरेरी सोसाइटीज़ हैं, या इसके अलावा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्लब वगैरह हो सकते हैं। अब बात यह आती है कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है तो ये फंड अपने मेंबर्स या ट्रस्टी से लेते हैं, और ये फंड डोनेशन के रूप में, मेंबरशिप फ़ी या एंट्रेंस फीस के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में, लोन्स के रूप में, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स के रूप में ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले है एंटिटी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या लीगल एंटिटी होते हैं, और ये जो है अपने प्रमोटर से सेपरेट होते हैं। सेकंड है हमारा पर्पज़। नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका जो पर्पज़ होता है वो है लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराना। अब ये सर्विस कल्चरल भी हो सकती है, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल, किसी भी तरीके की सर्विस हो सकती है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं ऑनरशिप की। तो जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनको चैरिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में सेटअप किया जाता है। इनको किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा सेटअप नहीं किया जाता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है अपने मेंबर्स या पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इनको यानी इंडिविजुअल ग्रुप के द्वारा मैनेज किया जाता है, और उनको हम ट्रस्टी या मैनेजिंग कमेटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंड्स। अब फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फंड जो है इसके मेंबर या डोनर्स देते हैं। अब ये फंड एंट्रेंस फ़ी के रूप में, मेंबरशिप फ़ी के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में या डोनेशन के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके 3 स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश और बैंक की समरी होती है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस के साथ होती है, और इसका एंड जो है वो क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस के साथ किया जाता है। जितनी भी हमारी रिसीप्ट्स होती हैं
उनको हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, और जितने पेमेंट्स होते हैं उन्हें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। इस तरीके से हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचर। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एसेट अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट दोनों की समरी होती है। सेकंड है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। ये रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है कैपिटल एंड रेवेन्यू। टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी रिसीप्ट और पेमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों या फिर कैपिटल नेचर के। फोर्थ है हमारा पीरियड। इसमें जितने भी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन हैं सभी को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हों, प्रीवियस ईयर से हों या फॉलोइंग यानी सक्सीडिंग ईयर से या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हों। फिफ्थ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। अब रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है तो यहाँ पर ओपनिंग कैश इन हैंड या कैश एट बैंक गिवन होता है, और उसके बाद इसको जो एंड करते हैं तो वहाँ पर हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस शो होता है। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरीके की जो एडजस्टमेंट होती हैं उन एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये केवल कैश बेसिस के आधार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पर्पज। अब रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने का जो पर्पज है वो पर्पज है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हमने कितना कैश रिसीव किया है और कितना पेड किया है। इस तरीके से ये रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट की फीचर्स हैं। इसके साथ साथ इस अकाउंट की कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे नंबर फर्स्ट है कि ये रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट जो है हमको अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस या इनकम को शो नहीं करता है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम इंक्लूड्स होते हैं। इसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हम ये भी पता नहीं कर सकते कि हमारी जो इनकम है उस इनकम में से हम डेली होने वाले एक्सपेंसेस को पेड कर सकते हैं या नहीं। स्टूडेंट, अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं। इसकी जगह वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में सरप्लस या डेफिसिट का पता किया जा सके। जितनी भी इनकम्स और गेंस होती हैं उसे इस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है और एक्सपेंसेस और लॉसेज को डेबिट किया जाता है। इसके बाद डिफरेंस पता करते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है तो सरप्लस आता है, और अगर डेबिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो डेफिसिट आता है। सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है और डेफिसिट को कैपिटल फंड में से डिडक्ट किया जाता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे एक्यूरल बेसिस पर बनाया जाता है, इसलिए इसमें जितने भी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को हम लेते हैं
चाहे वो एक्सपेंसेस हमने पेड किए हैं या नहीं। इसी तरीके से अकाउंटिंग पीरियड में होने वाली जितनी रेवेन्यू इनकम्स हैं उनको हम लेते हैं, चाहे वो हमें रिसीव्ड हुई हों या नहीं हुई हों। इसके साथ नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको भी कंसीडर नहीं किया जाता है, कैपिटल इनकम और जो रिसीप्ट होती हैं उनको भी कंसीडर नहीं किया जाता है। इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है और इनकम्स और गेंस को क्रेडिट किया जाता है। सेकंड है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पर ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस जितने भी रेवेन्यू नेचर के होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्यूरल बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अब इस अकाउंट में हम केवल उन्हीं इनकम, एक्सपेंस या लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं जो करेंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होती हैं, चाहे उनको पेड किया गया हो या नहीं किया गया हो। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। यहाँ पर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है, जिसे हम बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट। अब देखिए, ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है ये अकाउंटिंग के एक्यूरल बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी एडजस्टमेंट है, जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, या इनकम से रिलेटेड जो हमारी एडजस्टमेंट है, या डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट है, वो सारी एडजस्टमेंट की जाती हैं। इस तरीके से ये हमारे फीचर्स हैं।